नमस्कार दोस्तों। आज अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का 85वां महाधिवेशन नवा रायपुर में खत्म हो गया। इस अधिवेशन के साथ में कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से यह संदेश दे दिया कि वो किसी से डरते नहीं, वो किसी एजेंसी से नहीं डरते हैं और उनके नेता लड़ने को तैयार हैं जनता के मुद्दों पे। Now we are witnessing how India government is selling the public properties to the crony capitals in India. The Congress party is going to the streets to fight against that entire pro-capitalist policies of Modi government. We already announced two programs. Rahul ji and Congress president mentioned about Adani ji's Hindenburg reports and follow-up actions. The Congress party announced on 6th of March, in each and every block capitals, there will be an agitation in front of LIC officers and SBA officers. 6th March, all over India at block headquarters. Then 13th onwards, Parliament again is starting. Parliament is starting again on 13th onwards. Last Parliament, Mallikarjuna Kharge ji, Congress president, and Rahul Gandhi made a big issue on this. But unfortunately, they expunged entire speech of Congress president and Rahul Gandhi ji. Now, on 13th, again Parliament is going to commence on. On 13th, that day, all state capital, we are doing a Raj Bhavan Gherao, Raj Bhavan march on raising this issue on 13th March. Following it up, district level, Pardafash Maha Rally, we are doing district level and state level. March and district level and April state level. Congress President and former Congress President Rahul ji and all other senior leaders will attend rally. We will design properly this campaign. There will be a 3-month campaign on this issue by the Congress party. This plenary is adopting that. Please go with that. This plenary is concluding with a great enthusiasm, and we are not going to scare by anybody. We will fight it out. We will win. और अपने वोट बैंक से ऊपर वो देश को समझते हैं और देश की एकता, अखंडता उनके लिए बहुत मायने रखती है। इसको लेकर के क्या कांग्रेस पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किए, किन किन चीजों को पास किए, इसको लेकर के मुकुल वासनिक ने पूरा ब्यौरा दिया। रायपुर की हुंकार को पढ़ता हूं। पहला, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लाखों नागरिकों और कांग्रेस कार्यकर्ता श्री राहुल गांधी जी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की पदयात्रा में शामिल हुए। यात्रा ने भारत की एक समावेशी और प्रगतिशील दृष्टि को आगे बढ़ाया, जहां संवैधानिक मूल्य सर्वोच्च है। विविधता में एकता, समानता और भाईचारे का संदेश देकर इसने भाजपा की विचारधारा का एक स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत किया है। कुछ ही महीनों में हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के महत्वपूर्ण और जमीन से जुड़े संगठन सेवा दल की शताब्दी मनाने जा रहे हैं। यहां हमारे जनसंपर्क कार्यक्रमों में नई ऊर्जा फूंकने का अवसर होगा। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने कभी भी भाजपा, आरएसएस और उनकी नफरत भरी राजनीति से समझौता नहीं किया। हम हमेशा भाजपा की तानाशाही, सांप्रदायिक राजनीति और उसके पश्चात पूर्ण पूंजीवादी आक्रमण के खिलाफ अपने राजनीतिक मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। हम समान विचारधारा वाले राजनैतिक दलों के साथ मिलकर एक साझा रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से अपने संविधान को बचाने तथा देश की 3 मुख्य चुनौतियों, बढ़ती आर्थिक असमानता, बढ़ता सामाजिक ध्रुवीकरण
और गंभीर होती जा रही राजनीतिक तानाशाही का दृढ़ता के साथ सामना करते रहेंगे। तीसरा, इस वर्ष कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होंगे। हमारी जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं को अनुशासन, एकजुटता और पूरी एकता के साथ काम करना चाहिए। इन चुनावों के नतीजे 2024 के सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा चुनावों की दिशा तय करेंगे। चौथा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की हमारी सरकारें देश के बाकी हिस्सों के लिए उदाहरण है। यदि हम सिर्फ दो ही उदाहरण ले तो राजस्थान के मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और छत्तीसगढ़ की राजीव गांधी किसान न्याय योजना अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय मॉडल है। पांचवा, वर्ष 2004 से 2014 के दशक में कांग्रेस के नेतृत्व ने देश में अब तक का सर्वाधिक जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल किया, करोड़ों भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला। वन अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं मनरेगा जैसे कई परिवर्तनकारी तथा अधिकार आधारित कानून बनाए गए। अब एक बार फिर से अर्थव्यवस्था को गति देने और देश के उत्पादकों को सशक्त करने का उचित समय है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जो पिछले 8.5 वर्षों में बर्बाद हुए हैं, उन्हें पुनर्जीवित किया जाना चाहिए और युवाओं के लिए क्लस्टर आधारित कौशल विकास कार्यक्रमों तथा श्रम प्रधान मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग से फंडिंग की व्यवस्था एवं तकनीकी सहायता देकर उन्हें तेजी से विकास और रोजगार का इंजन बनाया जाना चाहिए। छोटे व्यवसायों और व्यवसायियों को के लाभ के लिए जीएसटी को बेहद सरल बनाने के साथ साथ इसमें बहुत सुधार किए जाने की आवश्यकता है। राज्यों के लिए जीएसटी मुआवजे को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। उत्पादन के बजाय किसानों और कृषि श्रमिकों को केंद्र में रखने के लिए कृषि नीतियों और सुधारों को नई दिशा दी जानी चाहिए। कर्ज से राहत और कानूनी रूप से गारंटीकृत एमएसपी जैसे उपाय करके किसान को सुरक्षित किया जाना चाहिए। तेजी से विकास का फल समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा शुरू की जानी चाहिए। विशेष रूप से एक महिला केंद्रित न्याय कार्यक्रम और एक यूनिवर्सल स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम लागू किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय की नींव को मजबूत करने के लिए जाति जनगणना महत्वपूर्ण है और यह काम बिना देर किया जाना चाहिए। भारत एक शक्तिशाली कांग्रेस चाहता है और ये उम्मीद करता है कि हम लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप खरा उतरे। भाजपा और आरएसएस की विभाजनकारी ताकतों को परास्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को भारत जोड़ो यात्रा की रफ्तार को आगे बढ़ाना चाहिए। मित्रवादी पूंजीवाद जिसकी मिसाल आज देश और दुनिया देख रहा है, उसके खिलाफ जन जागृति अभियान कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं को हर स्तर पर तेजी से चलाना होगा। हम एक मजबूत और एकजुट भारत के निर्माण के लिए एक नए संकल्प और साझा उद्देश्य के साथ रायपुर महाधिवेशन को समाप्त करते हैं। हाथ से हाथ जोड़ो। कांग्रेस पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पूरी रणनीति बनाई
और बताया कि किस तरीके से वो हर मुद्दे पे आक्रामक है और हर चीज को, किसान हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सबको लेकर के वो खड़े हो। ही एक नए कांग्रेस का आगाज होने जा रहा है कि चंद लोग इस देश की संपत्ति को लूट रहे हैं। पैसा हमारा और संपत्ति भी हमारी, और उस पैसे से वो खरीद कर मोदी जी एक व्यक्ति को दे रहे हैं। और उस अदानी को इतना बड़ा बना रहे हैं, वो एक व्यक्ति आज हाथी के जैसा मोटा बन गया है और किसी और व्यापारियों को इतना मदद सरकार ने नहीं किया जितना अदानी को किया। इसके लिए जो राहुल गांधी जी ने एक संकेत दिया कि पूरे कांग्रेस पार्टी, पूरे नेतागण, पूरे कार्यकर्ता, पूरे युवा, महिला सभी एक होकर सत्य की खोज निकालना है। रायपुर में हमने उसी परंपरा के तहत पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल अफेयर्स, एग्रीकल्चर, सोशल जस्टिस और यूथ से संबंधित प्रस्तावों को आखिरी रूप दिया और आप उन्हीं 6 प्रस्तावों को पारित भी किया और पास भी किया। CWC में 50% जगह SC, ST, OBC, महिला और युवाओं को देने का ऐतिहासिक निर्णय हमने लिया है। जहां हमारी राज्य सरकारें हैं वो उस काम को करेगी और जिन राज्यों में हमारी सरकारें बनेगी इस एजेंडे को आगे बढ़ाएगी। संसद और जिन राज्यों में हम विपक्ष में है वहाँ संसदीय फोरम पर इन सवालों को हम उठाते रहेंगे। 2024 में केंद्र में सत्ता में आने पर जो विषय केंद्र से संबंधित होंगे उस पर अमल किया जाएगा। 62 सालों तक देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, आजादी हासिल की और देश को संविधान दिया, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया। इसीलिए इन मूल्यों की रक्षा का जिम्मा भी सबसे अधिक हमारे ऊपर है और देश की जनता भी हमसे यही उम्मीद करती है। राहुल जी ने जिन पथरीले रास्तों पर चलकर एक माहौल बनाया है उसे आगे ले जाने का सबसे बड़ा जिम्मा हम सबका है। देश में जिस चिंताजनक स्तर पर गैर बराबरी बढ़ रही है उसका बहुत खतरनाक संकेत मिल रहा है। अमीर और अमीर हो रहा है जबकि गरीब और गरीब बन रहा है। गांव और शहरों के बीच खाई गहरी होती जा रही है, तनाव बढ़ रहा है। इसमें हमें अपने एजेंडे में लेना है, गरीबों के साथ खड़े रहना है, किसानों, मजदूरों, दलितों, अल्पसंख्यकों और नौजवान, महिलाओं के, आदिवासियों के मुद्दों पर लगातार सक्रियता से हमको लड़ना है। बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ अपनी मुहिम को लगातार अपने एजेंडे में रखना है और नफरत फैलाने वाली विचारधारा के खिलाफ मजबूती से मुकाबला हमको करना है। और सबसे बड़े चुनौती डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रचित संविधान
और लोकतंत्र को बचाने का और उसका सुरक्षा करने का हम सब की जिम्मेदारी है। साथियों, कांग्रेस का मतलब है देशभक्ति, त्याग और बलिदान। कांग्रेस का मतलब है सेवा और समर्पण। कांग्रेस का मतलब है निष्ठा और प्रेरणा। कांग्रेस का मतलब है समृद्धि और खुशहाली। और कांग्रेस का मतलब है करुणा और न्याय। कांग्रेस का मतलब है निर्भयता और अनुशासन। और कांग्रेस का मतलब है भारतीयता। हर एक कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता इसी भावना का प्रतीक है और उसे आगे बढ़कर और भी काम करना है। हमें याद रखना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने न केवल देश को आजाद कराया बल्कि एक समृद्ध भारत की बुनियाद भी रखी। ऐसा भारत निर्मित किया है जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत लोकतंत्र है। भाइयों, जो 6 विषय थे उन 6 विषय को मैं संक्षिप्त में निकाल देता हूं। राजनीतिक, हम महाधिवेशन साफ कर दिया है। बीजेपी आरएसएस के खिलाफ हमारी विचारधारा की लड़ाई तीव्र होगी। चुनावी मुकाबले तो होते रहते हैं, पर कितना भी समय लगे और कितना भी संघर्ष हो, हम एकजुट होकर लड़ने को तैयार हैं। भारत जोड़ो यात्रा से भी हम यही मार्गदर्शन हमको मिला है। आर्थिक, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, सार्वजनिक संपत्तियों का अंधा निजीकरण, बढ़ती रोजगारी और महंगाई हमारे सबसे बड़ी आर्थिक चुनौतियां हैं। हमें मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल पर चलना होगा। पब्लिक सेक्टर की भूमिका को नई शक्ति देनी होगी। खास करके हमें मित्रवादी पूंजीवाद से देश को बचाना है। तीसरा, किसान और खेत मजदूर। किसान और खेत मजदूर हमारी आर्थिक नीति की प्राथमिकता होने चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन कांग्रेस सरकार ने संभव कराया। इससे देश बदला। कृषि का निजीकरण हमारे देश के लिए हानिकारक होगा। कृषि में और अधिक आर्थिक निवेश के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो अभी हमको जो फार्मर्स के लिए जो रेजोल्यूशन यहाँ पर रखे हैं उसका हम पूरे लोग समर्थन करते हैं। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, जाति जनगणना करना अनिवार्य बन गया है। यूपी सरकार ने 11, 12, 13 के बीच जाति जनगणना करवाया था। हमारी सरकार बदल जाने की वजह से सर्वे प्रकाशित नहीं हो पाया। नई जनगणना जरूरी है जो कानूनी और संवैधानिक प्रावधान सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए उसे लेटर एंड स्पिरिट में लागू करना होगा। 5वां, युवाओं का उत्थान। इसमें हम एनईपी असल में नागपुर एजुकेशन पॉलिसी है, आरएसएस की पॉलिसी है। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। ये हमारे देश और समाज को और पीछे लेके जाएगा। और ये जो संविधान वो बनाना चाहते हैं और शिक्षण जो देना चाहते हैं वो मनुवाद का शिक्षण देना चाहते हैं, वो मनुस्मृति का शिक्षण देना चाहते हैं। इसीलिए हमको ठोस से उसका मुकाबला करना है। ये आप पढ़ना जरूरी है। इसके लिए हम एक होकर
लड़ते रहना चाहिए। विदेश नीति चीन को क्लीन चिट देकर हमने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। जिन पड़ोसी मुल्कों से हमारे संबंध अच्छे थे, आज उन संबंधों पर एक विफल विदेश नीति का साया मंडरा रहा है। ये चीन के बारे में कुछ बातें हमारे नेता राहुल गांधी जी रखे, उसका रिएक्शन भी उधर से आ गया कि वो हम कोई देशभक्त नहीं, हम देशद्रोही है, वही देशभक्त है। ऐसा एक उन्होंने माहौल बना रहे हैं और वो जो हम चीजें उनको पूछ रहे हैं, भाई हमारे जमीन पे उनका आक्रमण हुआ है, हमारे जमीन पे वो पुल बांध रहे हैं, हमारे जमीन पे वो घर बांध रहे हैं, वो आए कैसा, या हम ये पूछ रहे हैं। तो इसकी जानकारी न देते हुए वो कांग्रेस के ऊपर टीका करते रहते हैं और राहुल जी के ऊपर भी टीका करते रहते हैं। लेकिन जो गलतियां सरकार करती है उसको हम बताते रहेंगे, हम डरेंगे नहीं। हमारा काम है देश को सुरक्षित रखना, एक रखना, ये हमारा काम है। मैं अंत में आप सब साथियों से ये कहना चाहता हूं कि आप सभी न सिर्फ रायपुर डिक्लेरेशन को देश के जन जन तक पहुंचाना, बल्कि ये भी याद रखें कि हमारी कांग्रेस पार्टी का हर साथी लोकतंत्र और संविधान के लिए और हमारे देश के भविष्य के लिए आखिरी सांस तक एकजुट होकर लड़ेगा और जीतेगा। अंत में मैं आपको बोलना चाहता हूं कि एक मजबूत कांग्रेस से ही एक बुलंद भारत बन सकता है। कांग्रेस पार्टी में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है कि पहली बार उनके संविधान में यह व्यवस्था की गई और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार है कि उन्होंने 50% रिजर्वेशन किया है पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और आदिवासियों के लिए। बड़ी चीज है और ये बड़ी चीज है कि उन्होंने सामाजिक न्याय को फोकस किया है। उन्होंने इन सारी चीजों को फोकस किया है जो जरूरत है देश की, चाहे किसान हो, युवा हो, लड़कियां हो, सबको कैसे सुरक्षा दी जाए, इन सारे मुद्दों पर उसने स्पष्ट किया है। पहले बात की जाएगी राजनीतिक प्रस्ताव पर। देश में इस वक्त किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति कर रही है, इससे हर कोई वाकिफ है। किस तरह से कुछ संस्थान को, कुछ महत्वपूर्ण संस्थान को, देश के संविधान को अपनी सहूलियत के लिए, अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे हर कोई वाकिफ है और चर्चा में इसे महत्वपूर्ण विषय रखा जाएगा। इसके साथ ही बात होगी आर्थिक प्रस्ताव पर, क्योंकि आर्थिक प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि देश में किस तरह से हर चीज का इस वक्त निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, हर कोई इससे वाकिफ है, ये किसी से छुपा नहीं है। इसके साथ ही देश में जो तमाम वो कंपनियां जो मुनाफे में हैं, उसे भी कुछ लोगों को, कुछ चुनिंदा लोगों को बेच दिया जा रहा है। पूंजीवाद और मित्रवाद की राजनीति की जा रही है, इस पर भी महाधिवेशन में चर्चा होगी। बात अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव पर भी होगी क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर भी महाधिवेशन में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही महाधिवेशन में चौथा महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहेगा, वो होगा कृषि और किसान कल्याण। जैसे क्या है, एमएसपी पर लगातार किसान गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर गारंटी देने को तैयार नहीं है, जिसे लेकर एक बड़ा किसान आंदोलन भी हमें देखने को मिला था। 3 काले कानून, उस पर भी ये पूरा एक आंदोलन हमने देखा था। इसके साथ ही देखिए सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण पर भी बात होगी, जिसमें जनगणना का जिक्र होगा, क्योंकि हर 10 साल पर जनगणना देश में कराई जाती थी, लेकिन 2011 में देश में आखिरी जनगणना हुई और उसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन अब तक इसको लेकर सरकार की ओर से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। इसके साथ ही जातीय जनगणना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा इस चर्चा के दौरान, क्योंकि सरकार इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये मानती है कि न केवल इस पर चर्चा महत्वपूर्ण है, बल्कि जातीय जनगणना कराना भी देश के लिए महत्वपूर्ण है।
युवा शिक्षा और रोजगार पर भी एक प्रस्ताव लाया जाएगा और इस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि देश में इस वक्त बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। युवा देश के बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, लगातार इस पर सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन सरकार न केवल इस पर जवाब देने से बचती है, बल्कि जब सड़क पर उतरते हैं छात्र अपने सवाल को लेकर, अपनी मांग को लेकर, तो उन पर लाठियां भी बरसाई जाती हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा। इसके साथ ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर भी इस प्रस्ताव के दौरान चर्चा की जाएगी। तो ये वो तमाम 6 मुद्दे हैं जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महाधिवेशन के दौरान उठाया जाएगा, इस पर प्रस्ताव लाया जाएगा और इस पर गंभीरता से चर्चा होगी। इसके साथ ही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश की जाएगी। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने का फैसला कर दिया है और उसने तमाम विपक्ष को भी कैसे एका किया जा सके, जो समान विचारधारा के हैं, तो उस पर भी फोकस किया है। और यह सब हो जाता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या हो जाएगी। और यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आज विचलित हो उठे। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।